हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आया हूँ। टॉपिक का नाम है CSR। दोस्तों, कभी सोचा है आपने रिलायंस इतना पैसा स्पोर्ट्स पे, वोमेन एम्पावरमेंट में क्यों खर्च करती है? क्या वो खुशी खुशी इतना पैसा डोनेट कर रही है? पर मैं आप लोग को बोलूँगा, नहीं, खुशी खुशी नहीं कर रही है। कंपनीज एक्ट 2013 का एक प्रोविज़न है, सेक्शन 135 CSR। आप लोग CSR समझने के बाद आप लोग को पता चलेगा जितनी भी बड़ी कंपनी है, विप्रो, रिलायंस, HUL, ये सब इतना पैसा क्यों डोनेट करती है? बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, PM केयर्स के लिए। तो चलिए हम लोग उसके पहले समझते हैं CSR क्या होता है, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इतना पैसा क्यों डोनेट कर रही है। CSR, Corporate Social Responsibility, under Section 135. CSR act as a driving force for an organization to improve their action toward the society. सोसाइटी के वेलफेयर के लिए CSR काम करता है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब गरीब के हेल्थ केयर के लिए, वोमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए, पॉवर्टी के लिए, हंगर के लिए। कोई भी कंपनी अगर ये तीनों लिमिट टच कर रही है तो उसको CSR करना होगा। चलिए एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं अब हम लोग। एप्लीकेबिलिटी बोलता है कि एनी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी है जैसे HUL फॉरेन कंपनी है, फिर भी अगर वो तीनों लिमिट टच कर रही है तो इंडिया में उसको CSR करना होगा। और HUL तो तीनों लिमिट टच करती है, इसीलिए उसको तो CSR करना ही होगा। अगर कोई भी कंपनी, अगर तीनों में से कोई भी एक ही एक ही लिमिट टच कर रही है, जैसे किसी का नेट प्रॉफिट ही मिनिमम 5 करोड़ है तो उसको CSR करना कंपलसरी है। टर्नओवर मिनिमम 1000 करोड़ है, नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़ है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, तो वो सारे कंपनी को CSR करना होगा। Provided that above company ceases to satisfy the above three limits for continuous 3 financial year, then CSR shall not apply unless the limit is attracted again. इसका मतलब है कि अगर कोई भी लिमिट 3 साल तक कंटिन्यूस टच नहीं हो रही है तो वो CSR नहीं करेगी, अगर अनलेस वो फिर से वो तीनों लिमिट अट्रैक्ट नहीं हो रही है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि एक बार अगर कंपनी पे 135 अट्रैक्ट हो जा रहा है तो उस पर क्या क्या ऑब्लिगेशन लगता है। पहला तो उसको CSR कमेटी बनाना होगा। अब CSR कमेटी में कौन कौन रहेगा? अगर हम पहला तो ये है कि अगर 3 डायरेक्टर रखे हुए हैं एटलीस्ट, तो जिसमें से एक हम लोग को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही होगा। फिर दूसरा, अगर कंपनी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना चाह रहा है तो बस वो 2 डायरेक्टर रख लेगा CSR कमेटी में। पर अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसको CSR कमेटी में बस 2 डायरेक्टर रखना होगा। और अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उसको बस CSR कमेटी में 2 ही पर्सन रखना होगा। यहाँ पे 2 डायरेक्टर नहीं रखना है, बस 2 पर्सन रखना है, जिसमें से एक पर्सन इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। अब समझते हैं दूसरा ऑब्लिगेशन क्या है। दूसरा ऑब्लिगेशन ये है कि 2% एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का उसको खर्च करना होगा CSR पे। कितना? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। और ये नेट प्रॉफिट जो है कंप्यूट होता है अंडर सेक्शन 198। नेट प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 198। और ऐसा 2 आइटम है जो एक्सक्लूड हो जाता है नेट प्रॉफिट से। वो 2 आइटम क्या है? पहला तो ये है कि प्रॉफिट फ्रॉम ओवरसीज, और दूसरा है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी ऑन होम सेक्शन 135 इज एप्लीकेबल। पहला की प्रॉफिट फ्रॉम ओवरसीज
दूसरा है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी ऑन होम सेक्शन 135 इज एप्लीकेबल। चलिए अब समझते हैं कि फंक्शन और रोल क्या होता है सीएसआर कमेटी का। यहाँ पे 3 फंक्शन दिया हुआ है। पहला ये कि सीएसआर पॉलिसी रिकमेंड करेगा, और दूसरा ये कि कितना अमाउंट सीएसआर का एक्सपेंडिचर होगा वो भी रिकमेंड करेगा। तीसरा कि मॉनिटर करेगा सीएसआर पॉलिसी को। ये सारा काम सीएसआर कमेटी का है कि सीएसआर पॉलिसी को भी अच्छा से मॉनिटर करे, फिर कितना अमाउंट सीएसआर एक्सपेंडिचर में खर्च हो, फिर क्या क्या ऐसा एक्टिविटी में पैसा लगाए, ये सब सारा काम सीएसआर कमेटी का है। तो अब चलते हैं कि बीओडी का अब समझते हैं कि क्या रोल रहेगा यहाँ पे। पहला कि जो सीएसआर पॉलिसी रिकमेंड करता है सीएसआर कमेटी, उसका अप्रूवल देता है बीओडी। फिर दूसरा कि इसी का काम है कि मेक नेसेसरी सीएसआर एक्सपेंडिचर। अब चलिए समझते हैं कि क्या कौन कौन सा एक्टिविटी जो सीएसआर नहीं होगा। ऐसा एक्टिविटी जो इंडिया से बाहर हो रहा है वो कभी सीएसआर में नहीं आएगा, और ऐसा एक्टिविटी जो एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हैं या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को दे रहे हैं वो सब सीएसआर में नहीं आएगा। और तीसरा कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 182 अगर आप कोई नेता को दे रहे हैं पैसा तो वो सब भी सीएसआर में नहीं आएगा। और ऐसा एक्टिविटी जो ऑर्डिनरी कोर्स में हो रहा है वो भी सीएसआर में नहीं आएगा, पर उसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फार्मा कंपनी फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड ड्रग्स। उसके अलावा कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स में होगा तो वो सीएसआर नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग सीएसआर कैसे करेंगे, कि मोड क्या होगा सीएसआर का। 3 मोड हो सकता है। कि पहला तो ये कि कंपनी डायरेक्टली सीएसआर एक्सपेंडिचर कर सकता है, या बाय ओपनिंग ए सेक्शन 8 कंपनी। बाय ओपनिंग ए सेक्शन 8 कंपनी तो पता ही होगा आप लोग को, सेक्शन 8 कंपनी होता है चैरिटेबल कंपनी। हम लोग चैरिटेबल कंपनी ओपन करके भी सीएसआर कर सकते हैं। तीसरा, अगर खुद से नहीं करना चाह रहे हैं तो हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे ऐसा रजिस्टर्ड सोसाइटी ट्रस्ट जिसका ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का अच्छा होगा, तो उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब तो समझते हैं कि अब अगर सीएसआर कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर भी करना होगा। अब डिस्क्लोजर कहाँ करना होगा? डिस्क्लोजर ऑफ सीएसआर हम लोग को 2 जगह करना होगा। पहला तो बोर्ड रिपोर्ट में, दूसरा कंपनी के वेबसाइट में। दोस्तों अब हम लोग को समझना है कि कौन कौन सा एक्टिविटी जो सीएसआर में आता है। तो चलिए चलते हैं। ये एक्टिविटी, पहला तो ये समझ लीजिए कि ये एक्टिविटी शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। ये एक्टिविटी कहाँ दिया हुआ है? एक्टिविटी शेड्यूल 7 में दिया है कि कौन कौन सा एक्टिविटी सीएसआर में आता है। ये शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। तो इसमें मैं आप देख सकते होंगे पीपीटी में कि 12 पॉइंट मैंने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पहला पॉइंट है इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हंगर, मालन्यूट्रिशन। दूसरा है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। तीसरा है प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी। चौथा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। पांचवा है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज। छठा है मेजर फॉर बेनिफिट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, वॉर विडोज। फिर प्रमोशन ऑफ रूरल स्पोर्ट्स, नेशनल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक स्पोर्ट्स। फिर 8 नंबर पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएम नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स। केयर्स का फुल फॉर्म है सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये पीएम केयर्स में जो हम लोग पैसा देते हैं, या हम लोग का तो छोड़िए, हम लोग तो देते ही हैं, हम लोग तो अपने खुशी खुशी अपने मर्जी से देते हैं, पर कंपनी लोग जो पीएम केयर्स में देती है ना, वो इसलिए देती है क्योंकि वो भी सीएसआर में आता है। फिर पॉइंट नंबर 9 है कंट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी और रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्रग्स। ये सब भी एक्टिविटीज ऑफ सीएसआर में आता है। जैसे फिर पॉइंट 10 हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट। 11th नंबर पॉइंट हो गया रूरल एरिया डेवलपमेंट। फिर 12 नंबर हो गया स्लम एरिया डेवलपमेंट। ये सब जो पॉइंट है, ये सब यही सब एक्टिविटीज सीएसआर में आती है। ये सब एक्टिविटीज, ये 12 एक्टिविटी जो है ये सीएसआर में आती है। दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी भी बड़ी कंपनी है, आईटीसी, रिलायंस, विप्रो, ये सब इतना पैसा क्यों डोनेट करती है।
ये CSCS एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हमेशा अक्सर ये एग्ज़ाम में CSR के रिलेटेड एक क्वेश्चन, CS एग्जीक्यूटिव में तो हमेशा ये एक CSR के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है। आप मेरी पीपीटी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये पीपीटी का। ये पीपीटी के नोट्स के बाहर से तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप इतना कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको CSR अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, और आपको अगर कोई दूसरा टॉपिक जो समझने में भारी जा रहा हो या आप चाहते हैं कि मैं उसे लेके आऊँ नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करें आप। चलिए, थैंक यू।